हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड के एक नए सत्र की। जैसा कि आपको पता होगा 2026 आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरे मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और हाँ, यहाँ मैं आपके साथ आया हूँ केमिस्ट्री, जिससे सारे बच्चे डरते हैं, उससे बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स और टिप्स के साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको कुछ इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दूं। ठीक है। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें NCERT और SCERT दोनों का मिश्रण है दोस्त। तो सवाल कहीं से भी देगा, यहाँ से आराम से हो जाएगा। इसके अलावा लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश मैंने साथ रखने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हमें हिंदी में समझ में आ जाती है लेकिन इंग्लिश में नहीं आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें इंग्लिश समझ में आ जाती है, हिंदी में समझ में नहीं आती। तो आप अगर इस दोनों में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है। चलिए तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेनी है। आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो ये है। ठीक है। लेकिन आपको चैप्टर जानने से पहले केमिस्ट्री का कुछ बेसिक जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई घर बनाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है, तो घर बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, नींव डालना पड़ेगा, ताकि घर मेरा मजबूत बने। तो आपको केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको तत्व का नाम जो है टोटल पता होना चाहिए। देखिए अब टोटल तत्व को अगर गिनने जाएंगे दोस्त तो 118 है टोटल। ठीक है। तो क्या सर जी सारे 118 याद करना? नहीं बाबू, आप लोग को याद करना है 20। ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 याद कर सकते हैं। इससे आपका आराम से 1 से 2 सवाल आराम से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बोर्ड में, और आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक चार्ट। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सर ये तो इतना बड़ा इसको याद कैसे करेंगे सर? एक तरह से 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर, कैसे इसको याद रखेंगे? तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है हा। ठीक है। हा का मतलब हाइड्रोजन, हे का मतलब हीलियम, ली का मतलब लिथियम, बे का मतलब बेरिलियम, बा का मतलब बोरॉन, सा का मतलब कार्बन, न का मतलब नाइट्रोजन, अ का मतलब ऑक्सीजन, फ का मतलब फ्लोरीन, फिर है ने ना मग। आपको ये तीनों लगातार बोलनी है, ने ना मग। तो एनी का मतलब नियॉन, Na का मतलब सोडियम और मग का मतलब मैग्नीशियम। फिर आपको ये सब वर्ड बोलना है, अल सी पस। ठीक है। अल सी पस। अल मतलब एल्युमिनियम, सी मतलब सिलिकॉन, पस पी का मतलब फास्फोरस, स का मतलब सल्फर। फिर आपको यहाँ से बोलना है कल अर का सा, कल अर का सा। अब एक बात मेरे साथ आप लोग दोहराइए। हाइड्रोजन सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? ह हे ली बे ब सी फर्स्ट। फिर नॉफ, NOF दूसरा हो गया। फिर तीसरा ने ना मग तीसरा हो गया। फिर चौथा अल सी पस, ये चौथा हो गया। और इसी तरह से कल अर का सा। तो अब याद मेरे साथ बोले तो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको बोलते रहिएगा, 2 से 3 बार आपको इसको बोलना है। आपको ये पूरा तरीका से याद हो जाएगा। हे देखिए, हा मतलब हाइड्रोजन, He मतलब हीलियम, Li मतलब लिथियम, बे मतलब बेरिलियम, बी मतलब बोरॉन, सी मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, F मतलब फ्लोरीन। इसी तरह से आप अगर इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है। मेरे साथ 2 बार बोल के, हा हे ली बे ब सी नॉफ ने ना मग अल सी पस कल अर का सा। फिर आपको ये याद हो जाएंगी। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पहले चैप्टर पे। और ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है ये भाई बवाल चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब सर जी जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कुछ ज़्यादा बड़ा वर्ड लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब होता है बउआ ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। सर हमको समझ नहीं आया सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में जैसे आपको बोल दिया जाए कि पानी में चीनी को मिला दो, तो पानी में चीनी मिलाइएगा तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा ना। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो बस यही है रासायनिक अभिक्रिया, छोटा सा ऐसा परिवर्तन जिसमें नया गुण वाला पदार्थ बन जाता है। जैसे कार्बन जो होता है आपको पता होना चाहिए,
ऑक्सीजन जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये दोनों तत्व है। कार्बन क्या करता है, कोई वस्तु को जलाने का गुण देता है। जैसे मान के चलिए एक प्लास्टिक को हम जला रहे हैं तो उसमें कार्बन इसीलिए उजल रहा है, और जलाने में मदद कौन करता है उसको, ऑक्सीजन। मतलब कार्बन जलने का गुण देता है और जलाता कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्त, आग को बुझा देता है। बताइए, मतलब ये दोनों जो चीज़ था, इससे कोई चीज़ जल रहा था, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, इसको बुझा रहा है। तो ये दोनों चीज़ मिलके तीसरा चीज़ का निर्माण किया, लेकिन ये दोनों से अलग है। कहने का मतलब है कार्बन का जो गुण है और ऑक्सीजन का गुण है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, और जो चीज़ बना वो भी क्या है, अलग है। बस इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हमको रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है तो हम बार बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना पड़ेगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इतना बड़का बड़का लिखेंगे अभिक्रिया तो बताइए हम लोग अभिक्रिया करा पाएंगे अच्छा से, नहीं। तो इसी को हम लोग छोटा करके लिखते हैं शॉर्ट में, सूत्र की सहायता से। जैसे कार्बन को हम लोग अभी आपको याद करवाए थे, यहाँ देखिए, तो कार्बन को हम लोग किस चीज़ से संकेत कर सकते हैं, सी से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी प्लस ऑक्सीजन को ओ से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ देखिए आपको मैंने नीचे में समझाया, यहाँ देखिए कार्बन जो है सी और O2 ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CO2। और आपको पता होना चाहिए जो रासायनिक समीकरण में जिस भी चीज़ को हम बायां तरफ लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जिसको दायां तरफ लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रतिफल। अब आपको ये समझ में नहीं आई होगी कि सर अभिकारक किसको बोलते हैं और प्रतिफल किसको बोलते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट्स बोलते हैं और प्रतिफल को बोलते हैं प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि अभिकारक कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूँ एक छोटा सा वही एग्जाम्पल जो अभी तुरंत लिया था, ठीक है। पानी जो है और चीनी जो है, ये दोनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा ना भाई। तो शरबत क्या हो गया, जो चीज़ बनता है ना उसको बोलते हैं प्रतिफल, और जो बनाने में मदद कर रहा है उसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। चलिए, अब रासायनिक समीकरण जो होता है दोस्त वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, एक संतुलित है और दूसरा कैसा है, असंतुलित। अब संतुलित का मतलब क्या भैया, अगर एक साइकिल है, साइकिल में अगर दोनों पहिया सही से है तो सही से चलेगा, लेकिन अगर साइकिल में एक पहिया ना है तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो संतुलित का मतलब क्या, जिसमें तत्व का दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन बराबर है, मतलब इधर का भी बराबर है और पूरा इधर का भी बराबर है। लेकिन असंतुलित का मतलब क्या, इधर का इलेक्ट्रॉन कुछ और बोलेगा, इधर का इलेक्ट्रॉन कुछ और बोलेगा। कहने का मतलब है भाई कि आप दोनों भाई हैं, तो आप दोनों भाई जब घर बनाइएगा तो साथे घर बनाइएगा, तो दोनों का बराबर हिस्सा हो जाएगा, इसको बोलेंगे संतुलित। लेकिन क्या होगा, आपका घर के बगल वाला बोलने लगेगा कि नहीं हम आपको ज़मीन नहीं देंगे आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका घर अलग हो जाएगा और आपका भाई का घर अलग हो जाएगा और पड़ोसी का घर अलग हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित। कहने का मतलब है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। क्लोरीन का भी कितना परमाणु है, 2 परमाणु है ना। टोटल देखिए 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, HCl के आगे में 2 लिखा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए जब हम किसी भी संख्या के आगे में उस संख्या को लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों के साथ गुना कर रहा है। तो कितना हो गया, H भी यहाँ 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो क्या हो गया बताइए, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, मतलब बराबर है। इसको संतुलित कहेंगे। लेकिन असंतुलित किसको कहेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 है नहीं है, तो बस इसी को फट से बोल देंगे असंतुलित। चलिए अब आगे समझते हैं। अब मेरे दोस्त हम लोग समझेंगे अभिक्रिया को, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया जो है, हर साल आपको ये देखने के लिए मिलेगा। हर साल बिहार बोर्ड में अभिक्रिया से सवाल देता ही देता है, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब नाम से पता चल रहा है संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, कि जिसमें 2 से अधिक पदार्थ मिलाकर नया पदार्थ बना देंगे हम लोग। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ये चीनी और पानी वाला, आपको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है, अब दोनों को मिलाइएगा तो शरबत बन जाएगा। तो जब 2 चीज़ को मिला के कोई तीसरा चीज़ बनाएंगे ना भाई, उसी को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब इसी का उल्टा है एक दूसरा भाई जो बोलता है नहीं हम बनाया हुआ चीज़ को तोड़ के दूसरा चीज़ बना लेंगे, उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। बोलता है पदार्थ टूटकर 2 नया चीज़ बन जाता है, उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे पानी है, पानी को तोड़ दिए तो इसका हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, इसको बोल देंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे आपका बना हुआ घर है, आप इसको तोड़िएगा तो क्या निकलेगा, सीमेंट बालू गिट्टी निकलेगा ना। तो बस तोड़ के जो चीज़ निकल जाता है, याद रखना, उसको वियोजन अभिक्रिया कह देते हैं। फिर इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए नाम से पता चल रहा है विस्थापन का मतलब क्या, विष पिएंगे, नहीं भाई। विस्थापन का मतलब होता है जगह चेंज कर देना। जैसे अगर आपके गांव में कोई ताकतवर आदमी है और आप बहुत पतले से दुबले से लड़के हैं, ठीक है, और आप दोनों में झगड़ा हो जाए तो भाई ताकतवर आदमी आपको पीट देगा। इसका मतलब है कि वो आपका जगह को ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है ना, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को भगा देता है, बोलता है मेरा जगह से भागो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Zn का मतलब क्या होता है, जिंक, Cu का मतलब कॉपर, SO4 का मतलब सल्फेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिंक है और कॉपर सल्फेट है, और जब ये दोनों का अभिक्रिया करवाइएगा तो इस दोनों में जो ताकतवर होगा वही ना जाएगा आगे, बाकी सब पीछे ढकला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिंक जो है ये ताकतवर है कॉपर से, तो बोलता है हट, तो भागो इधर, कॉपर को पीछे कर दिया, जिंक आगे आ गया, ठीक है। चलिए
इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे आपको समझना है द्विविस्थापन अभिक्रिया सर किसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि जो अभिकारक होता है, और अभिकारक किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। यहाँ पे देखिए NaCl है और AgNO3 है, ये दोनों अभिकारक हो गया। जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, अभिकारकों के बीच में आयन प्रदान करेंगे। आप बोलिएगा गगन सर ये नया नया वर्ड हमको सुनने के लिए मिल रहा है, आयन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आयन किसको बोलते हैं। जब भी किसी चीज़ को आप घर्षण उत्पन्न करते हैं कोई भी चीज़ में, तो उसमें एक आवेश आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है, उसी को हम लोग आयन बोलते हैं। और आपको पता है चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है धनायन और एक होता है ऋण आयन। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एग्जांपल के लिए, एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं हाँ इस कलर का प्रयोग करें। यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई भी फार्मूला को, कोई भी यौगिक को लिखते हैं, जैसे मैं NaCl को लिख देता हूँ, तो इसका बायां साइड में हमेशा प्लस होगा और इसका दायां साइड में हमेशा निगेटिव होगा, ये आपको याद रखना होगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिएगा तो इसके पास प्लस होगा, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस। अब एक बात बताइए आप, प्लस जो है ये कभी भी प्लस की तरह अट्रैक्ट होगा। अब एक लड़का है, आप उसको बोलेंगे भैया तुम दूसरा लड़का शादी कर लो, कभी करेगा नहीं। लेकिन एक लड़का है, उसको बोलेंगे लड़की साथ में शादी कर लो, भाग के जाएगा, हाँ हाँ हम शादी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Na क्या हो गया, लड़का हो गया। अभी लड़की के पास जाएगा तो Na जाएगा Na3 के पास, ठीक है। और यहाँ देखिए Ag जो है ये लड़का है, ये जाएगा Cl के पास, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ में आयन प्रदान कर रहा है, मतलब क्या, धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज को बदल के अपना जगह को बदल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के जैसा ही लेना है, ठीक है, उसको असली ज़िंदगी में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं उपचयन और अपचयन। यार जब मैं क्लास 10 में था, सच बताऊं तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था इसमें, ठीक है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। उपचयन बोले चाहे ऑक्सीकरण बोले, दोनों का मतलब सेम है भैया, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, सीधा ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसको ऑक्सीकरण कह देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, बस इसी को बोल देंगे ऑक्सीकरण फट से, या उपचयन। अब यहाँ पे देख रहे होंगे इसका उल्टा, ठीक, अवकरण। अवकरण का मतलब क्या है, अब भाई ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देंगे हम, ठीक है। जैसे आप जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपके अगल बगल का लोग जो है आपका विरोध करना चालू करता है, ठीक है, हाँ वही चीज़ है। ऑक्सीजन जब जुड़ने लगता है तो बोलता है नहीं नहीं तेरा जुड़ने नहीं देंगे हम, ठीक है, तो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ा और ऑक्सीजन को भगा दिया, बोला जुड़े नहीं देंगे तोरा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अवकरण। अब इसके बाद कुछ लोग ऐसा होता है जो बोलता है कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कुछ आपका दोस्त भी ऐसा होगा, ठीक है, जो दोनों तरफ से बात करेगा, मतलब आपके जैसे कि आपका एक आप है, मान लीजिए ये आपका नाम है चिंटू और आपका एक दोस्त है जिसका नाम है मिंटू, दोनों में झगड़ा हो गया। तो एक दोस्त ऐसा होगा जो दोनों में से अलग अलग तरह से रहेगा, लेकिन एक दोस्त ऐसा होगा जो दोनों तरफ से रहेगा, ना इसके तरफ, ना चिंटू की तरफ से रहेगा, ना मिंटू की तरफ से रहेगा। तो वैसा ही है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बोलता है भैया हम ऑक्सीकरण भी करेंगे और अवकरण भी करेंगे मतलब है ऑक्सीजन जोड़बो करेंगे और ऑक्सीजन तोड़बो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ZNO, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कार्बन। जब जिंक ऑक्साइड के साथ में कार्बन को जोड़ते हैं तो जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो हट गया, तो इसको क्या कहेंगे, अवकरण। और यहाँ पे देखिए कार्बन अकेला था बेचारा, इसके साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब क्या हो गया ये, अब ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, जिसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कह देंगे। बोला नहीं जवाब है, नहीं तुम्हारी तरफ से बात करेंगे ना उसके तरफ से बात करेंगे, दोनों तरफ से बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है विकृत गंधिता। नाम सुन के डरना नहीं है दोस्त, सबसे पहला केमिस्ट्री का नियम है, नाम सुन के आपको बिल्कुल नहीं डरना। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए अब आप यहाँ पे देखेंगे विकृत गंधिता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंसिडिटी और हिंदी में इसको बोलते हैं संचारण और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोराइजन। अब है क्या यार, अब गौर किए होंगे गर्मी के दिनों में या ऐसे भी खाना को अगर आप कुछ दिन तक बाहर छोड़िएगा ना खुला तो ख़राब होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी हमारा खाना बना होता है उसमें बेसिकली तेल वेल डाला होता है, और ये तेल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है ना, खाना ख़राब होने लग जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता, कि वसा युक्त या फिर तेल वाला खाना को लंबे समय तक रखेंगे ना बाहर तो उसका गंध बदल जाता है, बस इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता, गंध ही बदल गया। और अगर बचना है आपको खाना ख़राब होने से तो आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का यूज़, लेकिन इतना अमीर तो अभी हम लोग नहीं हुए हैं कि खाना बचाने के लिए नाइट्रोजन का बार बार यूज़ करेंगे। नाइट्रोजन गैस बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप जो लेज़ खाते हैं, ठीक है, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, उसके अंदर जो गैस भरा होता है ना, जिससे कुरकुरे बहुत दिन तक रहने के बाद ख़राब नहीं होता, वो कौन सा गैस होगा, नाइट्रोजन। और बाकी हम लोग, आपको पता ही है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास फ्रिज होता है ना, उसी से हम लोग खाना को बचा लेते हैं। तो फ्रिज क्या करता होगा, आपको पता होना, बाहर का जो ऑक्सीजन आता है उसको कट कर देता है, तो खाना अच्छा रहता है। यहाँ पे संचारण किसको बोलते हैं,
यार अब लोहा को देखे होंगे सड़क के बाहर रखा हुआ होता है लोहा, ठीक है, लोहा। तो लोहा जो है क्या होता है, रखा रखा बाहर का जो हवा है और पानी है उससे रिएक्शन कर करके खुद को खराब कर लेता है, बस इसी को बोलते हैं संक्षारण। धातु आसपास के अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, बस इसी को क्या कहते हैं, संक्षारण। मैंने लोहा का एग्जांपल दिया, आप किसी भी धातु का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, सोना को छोड़ के और चांदी को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको बचाव कैसे करेंगे, आप बोलेगा कोई धातु है इसको बचाना है हमको, कैसे बचाएंगे, या फिर कोई तत्व है इसको कैसे बचाएंगे जंग लगने से, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पेंट कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, कोई धातु है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा धातु का परत चढ़ा देंगे, उसको बोल देंगे जस्तीकरण। अगर लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाएंगे उसको जस्तीकरण। अगर लोहा के ऊपर एल्युमिनियम का परत चढ़ाएंगे उसको एनोडीकरण। अगर कॉपर का परत चढ़ाएंगे तो क्रोमलेपन। इसी तरह से आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। नाम से नहीं डरना है मेरे दोस्त, ठीक है। अम्ल, तो भैया अम्ल जो है ये किस उड़ती चिड़िया का नाम है सर, तो जो स्वाद में खट्टा होगा, जो H+ आयन देगा और जो नीला लिटमस को लाल कर देगा उसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। मगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, जैसे सर ये H+ आयन ही कौन ची है, ठीक है, क्या है, इन नीला लिटमस लाल कर देता है, ये क्या है। सबसे पहले बात आपको याद रखना है, अगर कोई भी अम्ल हम बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को तो स्वाद में खट्टा होवे करेगा, लेकिन ये जो H+ आयन है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई X नाम का अम्ल है बंदा, और आप इसको पानी में डालिएगा ना, तो जैसे पानी में डालिएगा खूब निकलने लगेगा हाइड्रोजन एकरा से, इसको हम लोग बोल देंगे अम्ल। और यहाँ पे है कि नीला लिटमस को लाल कर देता है, ये मैं आपको भी आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछ देगा कि ठीक है अम्ल किसको बोलते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि जो नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो जो नीला लिटमस को लाल कर देता है, सर अब लाल को नीला करता है कि नीला को लाल करता है, बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया है एक ब्रह्मास्त्र, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनिल। अब भाई अनिल नाम का जो भी बंदा है कमेंट करो यार, ठीक है, तुम्हारे नाम पे अम्ल क्षार का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अनिल, अनिल का मतलब क्या हो गया, ओ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, अल्लाह का मतलब लाल। तो जो अम्ल होगा ना वो नीला पेपर को किस में बदल देगा, लाल में। आप बोलिएगा सर ये जो लिटमस है सर जी ये कौन चिड़िया का नाम है सर। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अब जो अम्ल है उसको हम हमेशा टेस्ट कर करके ना बताएंगे कि अम्ल है, अम्ल है, अम्ल है, अम्ल है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो सर उसके लिए एगो पेपर बनाया गया है। जैसे ही आप डालिएगा, जैसे मान चलिए ये डब्बा है, डब्बा में अम्ल भरा हुआ है, ये पेपर में डालिएगा, अगर वो अम्ल होगा तो अगर वो नीला है तो कैसे बदल जाएगा, लाल कलर में, बस हम पहचान लेंगे कि अम्ल है। अब इसके लिए थोड़े ना हमको हमेशा टेस्ट करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अम्ल जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बहुत ताकतवर, पानी में घुलेगा तबाही मचाना चालू कर देगा, तांडव। और दूसरा होगा जो कमज़ोर होगा, पानी में जाएगा धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए CH3 COOH, और आपको प्रबल अम्ल का याद रखना है HCl H2SO4 और HNO3 जो हमारा पेट में भी है। तो सर पेट में इतना ताकतवर अम्ल जो है सर वो तबाही मचा नहीं रहा है, कभी कभी मचाता है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको समझना होगा ये जो लिटमस है ना ये क्या है। लिटमस जो है कुछ नहीं है, ठीक है दोस्त मजाक कर रहा हूँ। लिटमस जो है एक पौधा है जो कि 2 जीवों के मिश्रण से बना है, फंगी और एल्गी, ठीक है, लिटमस। और लिटमस जो है एक प्रकार का सूचक है। अच्छा एक बात बताइए, ये हमको बिना टेस्ट किए, बिना उसको खाए, बिना चाटे हम बता रहे थे कि अम्ल है कि क्षार है कि क्या है। तो सूचक का मतलब क्या, जो सूचना देगा, ठीक है। और लाइकेन जो है ये आपको पता होना चाहिए खास ग्रुप से आता है, थैलोफाइटा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ जो स्रोत है और कुछ अम्ल है। कहने का मतलब क्या है, कुछ अम्ल जो है उसका नाम आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड पूछता है एग्जाम में, और बहुत सारा वेरियस एग्जाम में भी पूछता है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको याद रखना है सिरका। सिरका भैया ये बहुत है, हम बोलते हैं बहुत हम हीरो हैं, ठीक है, हर बार हर एग्जाम में पूछबे करेगा सिरका एगो। सिरका में क्या मिलता है, तो सिरका बोलता है हम सबसे ताकतवर है तो हम बन जाएंगे Ca, तो सिरका में एसिटिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। और संतरा, संतरा 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 बोलता है हम ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, तो संतरा मतलब स से संतरा, स से शशि, शशि याद रखना है। संतरा में सिट्रिक, ठीक है। फिर है ईटा, कहने का मतलब है, ईटा मतलब नहीं समझ में आया, इमली, ठीक है। इमली में कौन सा मिलेगा, टार्टरिक, तो कैसे बोलेंगे ईटा, ईटा, इमली में टार्टरिक अम्ल। अब उसी तरह से टमाटर, ठीक है, टमाटर, तो टमाटर में याद रखना है टो, ठीक है। टमाटर में क्या मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर यहाँ पे खट्टा दूध या फिर दही, इसमें मिल जाएगा लैक्टिक अम्ल। और यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, चींटी का डंक या फिर एक पौधा है जिसको आप में टच कराने के बाद जैसे चींटी काटता है तो लगता है ना, लहरता है पूरा, उसी लड़ेगा, ठीक है, याद रखना, ये दर्द होगा, ठीक है। तो उसमें मिलता क्या है सर, तो उसमें मिलता है फॉर्मिक अम्ल, और इसी को क्या बोलते हैं, मेथिनोइक अम्ल भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो घबराना नहीं है सबसे पहले आपको। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा दूसरा नौजवान पे, है ना, जिसका नाम है क्षार। और सर क्षार जो है इसका भी कुछ गुण होगा, है ना, जैसे वो स्वाद में कैसा था, खट्टा, और ये कैसा होगा, कड़वा। बोलता है तुम खट्टा है तो हम भी कड़वा हैं दोस्त,
ठीक है। और वो जो है क्या निकाल रहा था, H+ आयन पानी में घुलने के बाद, और क्षार क्या निकालेगा, OH-, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए अम्ल जो है वो नीला लिटमस को कैसा कर रहा था, लाल, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना एक सूत्र, अनील, ठीक है। अब देखो यार अनील, ठीक है, अनील, तो अ से अम्ल, अन्ना से नी, अल्लाह से लात, अम्ल जो है नीला किस में बदल देगा, लाल में, लेकिन क्षार ये देखो भैया अलग नाटक इसका, लाल जो है किस में बदलेगा, नीला में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक को महाब्रह्मास्त्र आपको याद रखना है, छलनी, छलनी छलनी छलनी, ठीक है, छलनी। तो क्षार जो है वो क्या करेगा दोस्त, जो लाल है ना एक नीला में बदल देगा, ठीक है, लाल लाल को कौन कलर में बदल देगा, नीला कलर में, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आपको बताना चाहिए क्षार जो है ना ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ताकतवर, एक होता है कमज़ोर। ताकतवर जो OH जल्दी जल्दी घुल जाएगा पानी में जाके दौड़ दौड़ के, और दुर्बल का मतलब OH मतलब पानी में डालिएगा तो OH जो निकलेगा, ठीक है, वो कम मात्रा में निकलेगा, उसको हम कमज़ोर बोल देंगे। अब इसका उदाहरण आपको याद रखना है। और तीसरा जो है ये बोलता है भाई तुम खट्टा हो, तुम कड़वा हो जाओ, ठीक है, या फिर तुम कुछ और हो जाओ, हम तो भाई नॉर्मल रहेंगे, हमको सब लोग इस्तेमाल कर पाएगा। तीसरा का जो 3 को भाई है, पहला है खट्टा, ठीक है, जिसको अम्ल बोल दिए, दूसरा है कड़वा जिसको बोलते हैं क्षार, और तीसरा भाई जो सीधा साधा है, ये दोनों थोड़ा टेढ़ा है, इस सीधा साधा भाई का नाम है लवण। लवण कहने का मतलब सर क्या, अम्ल और क्षार को मिलाइएगा ना तो लवण बनेगा और इसके साथ पानी बनेगा। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए जैसे सर अब हम ही कैसे मान ले, तो देखिए सर NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और HCl। अब HCl तो अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, OH आ गया तो भैया क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। तो जब क्षार को अम्ल के साथ में मिलाएं तो देखिए तो NaOH जो है इस CH के साथ में जाकर अभिक्रिया, Cl के साथ अभिक्रिया कर लिया तो क्या बन जाएगा, NaCl। अब NaCl पता है किसको बोलते हैं, साधारण नमक को बोलते हैं। आप बताइए नमक जो है ये कैसा है, नमकीन, बोलता है तुम लोग मारो झगड़ा करो हम नहीं करेंगे, और इसके साथ पानी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको देखिए मैंने आपको ये पहले भी समझाया है और मैं आपको ये फिर समझा रहा हूँ। सूचक, सूचक किसको बोलते हैं दोस्त, जो हमें सूचना देता है। जैसे अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि X नाम का एक X पदार्थ है, ठीक है, और आपके सामने 3 कप है, एक है A कप, एक है B कप और एक है C कप, और ये जो X नाम का पदार्थ है, ठीक है, ये जो X नाम का पदार्थ है, ठीक है, X नाम का जो पदार्थ है इसको हम डाल रहे हैं A कप में, फिर B कप में, फिर C कप में। A कप में डाला, ठीक है, A कप में डाला तो लाल से नीला हो गया, तो बताइए तो क्या हो जाएगा, जो लाल से नीला हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, छलनी। छलनी मतलब छ से क्षार, तो क्षार जो होता है ना लाल से नीला हो जाता है, तो हम क्या बता देंगे कि भैया A वाला में क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। देखें बिना देखे बता दीजिएगा आप, कितना हलवा है ये। चलिए अब यहाँ देखते हैं सूचक। सूचक मतलब जो सूचना देगा, ठीक है, जैसे घर जाने के पहले देखते हैं ना किसी का दरवाजा खटखटाते हैं, भैया हम आ गए हैं, उसी तरह सूचना, सूचना देने वाला सूचक बोल देते हैं। सूचक 3 प्रकार को देखने के लिए मिलता है आपका NCERT बुक में, ठीक है। सबसे पहले प्राकृतिक, फिर एक कृत्रिम, फिर एक गंधीय। अब प्राकृतिक किसको बोलते हैं दोस्त, नेचुरल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। कृत्रिम जिसको मानव बनाया है, और जब मानव बनाया होगा तो आपको पता होना चाहिए मानव हर चीज़ का दाम लगा दिया है। और गंधीय मतलब जिसको गंध से सूंघ लेंगे, हाँ ठीक है, वो वाला। चलिए ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक, अब प्राकृतिक में अब सबसे पॉपुलर है ये लिटमस, दूसरा है घर में जो हल्दी हल्दी लगाते हैं, और 2 को जो नया नया आजकल मार्केट में चल रहा है उसका नाम आपको याद रखना है, पिटूनिया और जेरेनियम। ये एक पौधा है, ठीक है, पिटूनिया और जेरेनियम ये पौधा है जो कि बताता है कि कोई भी चीज़ अम्ल है कि क्षार है। कृत्रिम में आप नाम सुनवे किए होंगे, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन का। इसके बाद एक गंधी है, गंधी मतलब गंध के हिसाब से बता देगा कि अम्ल है कि क्षार है। बताइए भाई, यहाँ हम लोग बोर्ड का पेपर को सेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये क्या बोले गंध से बता दे रहा है कि अम्ल है कि क्षार है। चलिए कोई बात नहीं। प्याज खाइए करिए होंगे आप लोग, लौंग का तेल और अड़हुल का फूल, ठीक है, ये सब कुछ इसका उदाहरण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्त लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं एकदम 1 नंबर का टॉपिक जो हर साल 2-3 सवाल तो देना ही देना भाई, सब फिक्स है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये आपको दिख रहा होगा सर, ये आला बक्का जैसे टेढ़ा, क्या है ये टेढ़ा सर, ये कुछ है क्या, तलवार बोल रहे हैं ना, तलवार नहीं है दोस्त, ये है एक स्केल। स्केल मतलब सर इंची, ठीक है, इंची समझते हैं, जैसे कोई चीज़ नापना है तो कैसे नापेंगे, स्केल से नापते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हम लोग क्या नापेंगे, हम लोग नापेंगे कि अम्ल जो है और क्षार जो है उसमें जो है हाइड्रोजन कितना है। अगर इस चीज़ को नापना है तो कैसे नापेंगे बताइए, और टेस्ट करके तो नहीं ना नापेंगे जी, तो कैसे नापेंगे। इसको नापने के लिए एगो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन, वो एगो बना दिए इंची स्केल। बोले कि देखो भैया इसमें नंबर दे देते हैं 0 से लेके 14 तक। अगर कोई भी ठीक है, अगर कोई भी पदार्थ 0 से लेके 7 तक रहा, 7 के बीच तक, तो हम लोग बोल देंगे वो अम्ल है। और 7 से लेके ठीक है इधर 14 तक रहा तो हम क्या बोल देंगे, क्षार है। तो सर जो एकदम 7 पे होगा क्या बोलेंगे, तो सर जी ओकरा बोलेंगे उदासीन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इस
ठीक है। चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं पीएच स्केल। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ वस्तु है उसका पीएच मान आप लोग देखिए, जैसे जठर रस है, ठीक है, जठर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नींबू का रस, उसका पीएच मान कितना होता है 2.2। पीएच मान मतलब क्या सर, अम्ल और क्षार जो है देख रहे हैं एकदम हाइड्रोजन का मात्रा कितना है, कितना ताकतवर है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जठर रस जो है इसका पीएच मान 1.2 होता है, नींबू का रस जो है 2.2 होता है। पानी, हाँ ये नहीं भूलना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी जो है 7.0 याद रखना है। अब कोई अच्छा बताइए, पानी आपको खट्टा लगता है क्या कभी? नहीं, कभी नहीं लगता। नींबू मिला दीजिएगा तो खट्टा लगेगा, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए पानी जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है 7.0, पक्के बीचे में है। अब बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, उदासीन। फिर इसके बाद है खून, खून का पीएच मान 7.4, मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता है ना। चलिए यहाँ पे देखिए खून जो होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है। अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मा, प्लाज्मा कितना होता है तो 7.35 से लेके 7.45 होता है, ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है 10। फिर NaOH, NaOH, ठीक है, NaOH क्या, NaOH क्या, NaOH, Na का मतलब क्या सर जी, सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना 14। इसके बाद है अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का मतलब क्या सर, बारिश तो होगा लेकिन उसमें कैसा खट्टा वर्षा होगा, इसको क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा। इसका पीएच मान 5.6 से कम होगा, ठीक है। फिर है पीतरस, पढ़ेंगे आप लोग बायोलॉजी में, उसका पीएच मान होता है 7.7 से लेकर 8.8 तक। ये आपको बिल्कुल हर हाल में याद रखना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ लवन के बारे में आज हम लोग जान लेंगे, ठीक है। और देखिए लवन जो है ना, इससे सवाल करता है आपसे 5 नंबर का, मिलाने के लिए आपको दे देगा बार बार। जैसे पूछेगा आपको विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जो इसका भैया सूत्र बताओ, तो बोलेंगे CaOCl2 CaOCl2। ये क्या करेगा, पानी में जो होगा बैक्टीरिया ऊपर छिड़क दीजिएगा, बैक्टीरिया बेचारा मर जाएगा। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। देखे होंगे आप लोग घर में मम्मी जो पूड़ी वगैरह बनाती है वो बहुत मस्त होता है एकदम, मेरे मम्मी का पूड़ी का याद आ गया यार। चलिए बेकिंग सोडा NaSCO3, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है और इसका उपयोग खाली खाने के लिए नहीं होता है, उसके अलावा सोडा अम्ल अग्निशामक। अब ये अग्निशामक कौन चिड़िया का नाम है सर, अग्निशामक आग बुझाने में काम आता है, उसमें भी काम आएगा ये। फिर धोने वाला सोडा, नाम में से पता चल रहा है, अरे आपको धो रहा है, अरे नहीं 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 नहीं, आपको धोने वाला नहीं, कपड़ा धोने वाला, ठीक है, कपड़ा धोने वाला, याद रखना है। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू मतलब .10H2O, ठीक है। ये कपड़ा धोने के साथ साथ जल का जो कट होता है वो भी दूर कर देता है। इसके अलावा याद रखना है आपका, अगर आपका और आपके किसी क्लास वाले बच्चे के साथ में झगड़ा हो जाए और आपका कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो उसको जुड़वाने के लिए डॉक्टर के पास जाइएगा ना भाई, तो कैसे जुड़ेगा। एक कुछ लड़का देखे होंगे आप लोग, सब्सटेंस लगाएगा आपको जिसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियों को बनाने में, ठीक है, प्लास्टर करने में। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि बिहार बोर्ड बार बार पूछवे करेगा आपसे, जैसे बुझा हुआ चूना का पूछ लेगा। बुझा हुआ चूना मतलब हम पानी मिला दिए हैं तो CaOH का होल ट्वाइस, इसको होल 2 नहीं पढ़ना है, वो गलत है। इसको अगर OH लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है तो इसको होल ट्वाइस पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। फिर है जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। फिर है बिना बुझा चुना, मतलब हम पानी में नहीं मिलाए हैं तो क्या हो जाएगा CaO। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ, और इस चैप्टर का नाम बहुत मस्त है। चलिए ठीक है, ये जो चैप्टर है ना इसका नाम है धातु एवं धातु। आइते के साथ बवाल मचा देता है भाई साहब चैप्टर, आग लगा दी आग। तो धातु जो है ये समझ लेना है, धातु किसको कहेंगे हम लोग, धातु जिसके पास निम्नलिखित गुण होगा उसको क्या कहेंगे, धातु। मतलब ये सब गुण अगर मिल जाएगा तो धातु, और ये सब गुण अगर मिल जाएगा तो ओ धातु। सर कौन सा गुण है सर, देखिए ना यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी तत्व धातु है तो उसका जो बाहरी कक्षा है उसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सर समझ ही नहीं आया। अरे बाबू सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11, इसको कैसे लिख सकते हैं 2, 8, 1। तो देखो तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका मतलब कौन चीज़ धातु है। और धातु जो होता है वो चमकीला भी होता है, और धातु से अगर आप करंट पास कीजिएगा तो यहाँ से करंट पास कीजिएगा यहाँ तक है तो आराम से करंट पास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हीट अगर पास कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए घर में आप चाय बनाइएगा तो उसका देखें हैं तो जिससे पकड़ते हैं वो पूरा गर्म हो जाता है, जबकि गर्म हो रहा है चाय का केतली लेकिन पूरा गर्म हो जाता है। फिर जितना सारा धातु होता है लगभग ठोस होता है, वो आपको ये याद रखना है। तो वो धातु कौन है जो इसका से उल्टा हो जाएगा, जगह बाहरी कक्षा में 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। चमकीला होगा बिल्कुल नहीं, विद्युत धारा जाएगा बिल्कुल नहीं, उष्मा जाएगा बिल्कुल नहीं। क्या ठोस रहेगा, एकदम नहीं, गैस के रूप में रहेगा। लेकिन आपको पता है ना जैसे ज़िंदगी में अपवाद होता है उसी तरह हर जगह अपवाद है। तो कुछ अपवाद को याद रखना है जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त मेरे। सबसे पहला है मरकरी दा को याद भूलना नहीं है, इसको पाड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। पाड़ा बोलता है हम धातु हैं,
लेकिन धातु वाला गुण मेरे पास नहीं है। काहे कि धातु ठोस होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मरकरी या फिर पारा, कमरा के ताप पर आप उसको लेकर आइएगा ना, द्रव हो जाएगा। कमरा का ताप का मतलब सर का, कमरा का ताप मतलब जो अभी आप जैसे घर में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो जो कमरा का आपका तापमान है उस पर इसको खाली लेके आएंगे ना, गल जाएगा। बताइए यार तुम धातु के नाम पे धब्बा है, ठीक है। इसके बाद चलिए ब्रोमीन के बारे में। ब्रोमीन, ठीक है, ये है ओ धातु, ठीक है, और ये भी कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चलो तुम ठीक है। फिर एक ग्रेफाइट है, ये ओ धातु, लेकिन आपको पता होना चाहिए ओ धातु में चमक होता है भैया? नहीं, लेकिन आपको पता होना ग्रेफाइट चमकता भी है और इसके साथ साथ करेंटो पास कर लेता है। बताइए कैसे कैसे लोग हैं यार। फिर आयोडीन, आयोडीन भी एक ऐसा ही ओ धातु है, चमकना नहीं चाहिए लेकिन पूरा चमकता है एकदम छुरी की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद है आपको बताना चाहिए 3 गो धातु है, ठीक है। बोलता है कि धातु का नाम डुबा देंगे हम। एक का नाम है सोडियम, एक का नाम है लिथियम और एक का नाम क्या है? पोटेशियम। बोलता है कि यार हमारा चाकू से काट देगा तो हम कट जाएंगे, ठीक है। बताइए धातु है, इसको ठोस होना चाहिए था लेकिन चाकू से कट जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये भूलना बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद आपका कुछ जो टर्म है वो आपका नींद उड़ा देता है। सर एक्वारेजिया का मतलब क्या है? एक्वारेजिया का मतलब क्या? डरने वाला बात नहीं है। एक्वारेजिया हम लोग लैटिन बोल रहे हैं, रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। एक्वारेजिया जो है ना बाबू, एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है सर जी? 2 अम्ल का, एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जब ये दोनों को मिला दीजिएगा तो एक नया अम्ल तैयार हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? एक्वारेजिया। तो सर HCl कितना मिलाएंगे? अगर वो 4% है तो ठीक है, उसमें 3% HCl और 1% क्या? HNO3। भूलना नहीं है आपको। सर एक्वारेजिया क्या करता है सर? एक गोल्ड और प्लेटिनम, आपको पता होना चाहिए, जल्दी गलता नहीं है लेकिन इसको भी गलाने का क्षमता रखता है। बहुत ताकतवर आदमी है, इसके लिए तो 1 लाइक बनता है। चलिए अब आपको इसके बाद याद रखना है कि समाज में जैसे बहुत सारा आदमी होता है ताकतवर, बहुत सारा आदमी होता है कमज़ोर, ठीक है, अब बहुत सारा आदमी बीच में होता है। तो उसी तरह से कुछ धातु जो है वो भी बहुत ताकतवर है, कुछ कमज़ोर है। तो कौन सा धातु ताकत है, कौन सा धातु कमज़ोर है, वो हम लोग समझ लेते हैं। ये आपको लिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत लंबा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ताकतवर धातु में देखिएगा तो जो सबसे जल्दी अभिक्रिया कर लेता है उसी को सबसे ताकतवर मानते हैं। तो सबसे ऊपर है पोटेशियम और सबसे नीचे देखिए कौन है? सोना। मतलब सोना किसी के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। तुम आओ जाओ कुछ करो कोई मतलब नहीं, इसीलिए तो सोना है, ठीक है। सोना का मतलब क्या? जो ऐरा गहरा नत्थु खेरा के साथ में टच में नहीं आता उसको बोलते हैं सोना। और जो ऐरा गहरा नत्थु खेरा सब टच में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम। तब ये तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना होगा कि पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड। लेकिन इतना याद करते करते आप सो जाइएगा। तो कैसे याद रखेंगे इसको? यहाँ देखिए आपको एक निमोनिक्स याद रखना है, ठीक है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए जेवड़ा। अरे नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, निमोनिक्स है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए जेवड़ा इन लवली हॉट कंट्री सिंगिंग गोल्ड। कहने का मतलब है क्या सर जी? पी का मतलब पोटेशियम, एस का मतलब सोडियम, सी का ए का मतलब कैल्शियम, ठीक है। और फिर एम का मतलब क्या? मैग्नीशियम, ए का मतलब क्या? एल्युमिनियम, जे का मतलब जिंक, आई एन का मतलब क्या? आई एन का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? आई एन का मतलब क्या? यहाँ आयरन, ठीक है। एल का मतलब क्या हो जाएगा? एल का मतलब लेड, एच का मतलब हाइड्रोजन, सी का मतलब कॉपर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सिल्वर, और जी का मतलब गोल्ड। देखते हैं कभी कभी लिखा होता है, कोई कोई ऑटो के बाहर लिखा रहता है ए जी। इसी टेम्पो से चलिए ना, तो ए जी मतलब का? ए जी मतलब चांदी, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसा भी होता है जो ना धातु होता है ना अधातु होता है। बोलता है ना धातु रहेंगे ना अधातु रहेंगे, हम बीच का धातु रहेंगे, उसको बोलते हैं उपधातु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मेटेलॉइड्स। कहने का मतलब इसके धातु वाला गुण और अधातु वाला गुण दोनों का गुण होगा। जैसे एग्जांपल याद रखना है आपको, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरॉन, ठीक है। इसी तरह से कुछ धातु होता है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा धातु मिला देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटल एलॉय। और आपको ये तो हर हाल में, आप भाई सो जाओ चाहे कुछ भी करो यार, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। पीतल, तो याद रखना आपको पिताजी, पिताजी 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 मतलब पीतल। पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता। फिर एक कांसा, कांसा में क्या हो जाएगा? तांबा और टीन। सोल्डर, सोल्डर मतलब क्या? सोल्डर में क्या? टीन और लेड। जब मिलाइएगा 2 धातु को तो क्या बन जाएगा? सोल्डर, ठीक है। चलिए अब आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसका अयस्क। सर ये तत्व क्या है सर? ये तो समझा चुके हैं सर यार, ठीक है। अयस्क क्या होता है? जब भी कोई तत्व से कुछ निकालते हैं, ठीक है, उसको अयस्क बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको याद रखना है इसमें, देखिए मैंने आपको 5 तत्व का नाम दिया है और इससे 2 से 3 तो आता ही आता है। सबसे पहले आपको एल्युमिनियम का हर हाल में याद रखना होगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम और क्रोयोलाइट। आपसे पूछ देगा एग्जाम में, क्वेश्चन देखेगी, बताओ बॉक्साइट, कोरंडम और क्रोयोलाइट जो है किसका अयस्क है? तो क्या कहेंगे? एल्युमिनियम का। फिर बोलेगा सिनेबार किसका अयस्क है? तो मरकरी का है। फिर बोलेगा जिंक का अयस्क कौन है? तो जिंक, अगर जिंक काइट होगा तो जिंक समझ लेंगे, जिंक समझ लेंगे। लेकिन कैलेमाइन याद नहीं रहेगा, तो याद रखना आपको, ठीक है। जो आपको आसानी से याद हो जाए दोस्त उसको याद नहीं करना, जो याद नहीं हो उसको करो। फिर लोहा, ठीक है।
लोहा, ठीक है, लोहा टीना बेचने आता है ना आपके घर की तरफ, तो लोहा जो है इसका 4 गो है, इसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिदराइट। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए दोस्त मेरे कि शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का, लेकिन इंडिया में पता है धूप बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी बहुत अधिक होता है, तो ये सोना जो है ना पिघल ना जाए कहीं, तो उसके लिए सोना को 22 कैरेट का ही बनाया जाता है, उसमें 2% मिलाया जाता है कॉपर और चांदी, ठीक है, ताकि गले नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर पर चलते हैं, और इस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त कार्बन एवं यौगिक, सबसे अंतिम चैप्टर है, ठीक है। चलिए कार्बन, ठीक है, कार्बन। अब कार्बन के बारे में हम लोग को समझना है। कार्बन क्या सर जी कार्बन एक अधातु है। अधातु मतलब ये गैस होगा पक्का, या फिर द्रव होगा, लेकिन द्रव तो नहीं है, गैस है, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या मतलब सर कितना नंबर में है? 6 नंबर में। इसका द्रव्यमान संख्या 12। सर आपको तो याद है, हमको कैसे याद होगा परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान? तो आपको मैंने अभी ट्रिक बताया था ना यार, हेली बेबसी, कितना नंबर में आ गया? 1 2 3 4 5 6 नंबर में कार्बन आ गया ना। अब इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे याद रखना है? अगर ये सम संख्या है तो याद रखना है आपको, इसको 2 से गुना कर देंगे, सीधे आ जाएगा उसका परमाणु द्रव्यमान। और यहीं पे अगर विषम संख्या होता है, जैसे 11 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 11 गुना 2 + 1 23। कहने का मतलब है 11 दूना 22 1 23। कहने का मतलब क्या सर? अगर सम संख्या है तो सीधा 2 से गुना, अब विषम संख्या है तो 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है, द्रव्यमान निकल जाएगा। तो आते हैं हम लोग कार्बन पे। सर जी कार्बन कितना मिलता है? देखिए आपको ये कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में, बिहार बोर्ड आजकल सवाल देखिए कि वायुमंडल जो है हमारे चारों तरफ जो है कार्बन कितना मौजूद है? 0.03%। लेकिन जमीन के ऊपर कितना मौजूद है? 0.02%। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब सर कार्बन है, तो कार्बन जो है ना ये खुद है, आपको पता होना चाहिए, खुद है बैड बॉय, लेकिन अपना इमेज एकदम चमका के रखा है। तो ये किया है, अपना जैसा 2 आदमी को उतार दिया है, बोला भाई लो तुम चमका के अच्छा काम करना, ठीक है। एक का नाम है हीरा, नाम सुने होंगे, हीरा नहीं, आपका दांत का बात नहीं कर रहा, हीरा, ठीक है। और एक होता है ग्रेफाइट, आपका नाम सुने होंगे इसका, हीरा। सबसे पहले सर कैसा दिखता है? यहाँ देखिए चतुष्फलक है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तुम्हारा लोग का दे देकार 1 2 3 4, तो कितना फलक है? 4 फलक है, तो चतुष्फलकीय है। और यहाँ ग्रेफाइट का भैया 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, षटकोणीय हो जाएगा इसीलिए, ठीक है, याद रखना है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। इससे ज़्यादा कठोर कुछ नहीं है, ठीक है, हमारा दिल भी इससे ज़्यादा कठोर नहीं है। चलिए अब ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम। पेंसिल देखे हो? पेंसिल का बीच वाला काला निकाल के तोड़ देना, टूट जाएगा, बहुत मुलायम होता है ना। चलिए इसके बाद है हीरा से करंट पास होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ग्रेफाइट से हाँ भाई आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कितना खाली रास्ता है, एकदम उड़ के चल जाएगा यहाँ। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं हीरा का उपयोग कहाँ होता है? तो कांच काटने में और आभूषण बनाने में। और इसका ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में। और बैटरी देखेंगे आप लोग पुराने ज़माने में निप्पो का या फिर ड्यूरासेल का, उसके बीच में काला कलर का रॉड देखे हैं, वही इलेक्ट्रोड के रूप में। अब एक गुंडा और है जो बन रहा है आजकल, ठीक है, जिसका नाम है बकमिस्टर फुल्लेरीन, ठीक है। ये क्या है सर? ये भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन इसमें कार्बन का क्या परमाणु होता है? यहाँ देखिए, यहाँ 4 गो था, यहाँ 6 गो था। बोला तुम 4 है, तुम 6 है, ये बोलता है कि हम 60 गो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 गिनिएगा, टोटल 60 गो है, ठीक है। तो याद रखना है आपको बकमिस्टर फुल्लेरीन। अब बकमिस्टर फुल्लेरीन इसका नाम कहा है, कि इसको वही ढूंढना था, दिखता है फुटबॉल की तरह है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ देगा कौन सा ऐसा कार्बन का अपरूप है जो फुटबॉल की तरह दिखता है? बकमिस्टर फुल्लेरीन। चलिए अब इसके बाद समझते हैं हाइड्रोकार्बन, जिससे बच्चा डर के भाग जाता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ मिश्रण को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या? जो आदमी सुखी संपन्न है। सुखी संपन्न कब होगा आदमी? जब आदमी सिंगल होगा। जैसे ही आप किसी आदमी के साथ में मिंगल हो जाते हैं, कहने का मतलब है जैसे ही आदमी एक साथ में आप रिश्ता बनाइएगा, आपका खुशी चैन सब तबाह हो जाएगा। तो असंतृप्त का मतलब क्या? जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाए। असंतृप्त का मतलब क्या? जो सिंगल बॉन्ड बनाए, सुखी रहे। जो संतृप्त होता है उसको एल्केन भी बोलते हैं, और जो असंतृप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड खुश है, डबल बॉन्ड को इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो कोई आपको हर हाल में याद रखना होगा। जैसे 1 कार्बन है उसको मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन है उसको एथेन बोलेंगे, 3 कार्बन है उसको प्रोपेन, 4 होगा ब्यूटेन, 5 होगा पेंटेन, 6 होगा हेक्सेन। अब सर हम आपको ये बता क्यों रहे हैं? क्योंकि जब आप इसका प्रयोग कीजिएगा हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए, तब वहाँ पे आपको ये एग्जाम में आएगा काम, ठीक है। जहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ चीज़ और भी याद रखना पड़ेगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ बस वो आप याद रखिए, एग्जाम में आपसे खुद सवाल बनेगा। जैसे यहाँ पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो है इसको पहचानने के लिए हमें बॉन्ड OH का प्रयोग करते हैं। एल्डिहाइड इसको पहचानने के लिए बॉन्ड CHO का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कीटोन के लिए CO और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बॉन्ड COOH। सर अगर बगल में अगर +OL +AL +ONE +OIC, ये कौन सी है सर? तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है फॉर्मूला, जैसे CH3 है, CH2 है, बॉन्ड OH है। OH है तो इसका मतलब है पक्का अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? OL का। अब यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसको बोलेंगे, देखिए कार्बन 2 था एथेन, और अल्कोहल को बोलते हैं ऑल, तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। और इसी तरह से ये सब नामकरण हो जाएगा, ठीक।
चलिए अब हम लोग को समझ लेते हैं साबुन और सोप। मतलब साबुन और सर्फ में बहुत झगड़ा है भाई। साबुन बोलता है कि भैया हम जो है ना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण है, और अपमार्जक सर्फ क्या है, सल्फोनिक या फिर अमोनियम लवण। आपको ये याद नहीं रखना, बस ये याद रखना, ठीक है। चलिए साबुन जो है इसको आप पानी में डालिएगा, बोलेगा हम नहीं निकालेंगे झाग वाग, और साबुन में डालिएगा हाँ भाई निकालेंगे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सर तत्वों को बांटे कहाँ है सर? ए भाई वाह, बांटना पड़ता है भाई, ठीक है। जब सब लोग बराबर ताकतवर हो तो सबको कुछ न कुछ बांटना पड़ता है, ना झगड़ा हो जाएगा। उसी तरह से तत्व जो है, धातु बोलता है हम ताकतवर, वो धातु बोलता है हम ताकतवर, और उपधातु बोलता है हम ताकतवर। इसको बांटने के लिए किसका निर्माण किया गया है? आवर्त सारणी का। और बोलेगा आपसे आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, किसका बनाया गया है? तो मोसले के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, जो लाइन इधर से इधर जा रहा है, बायां से दायां जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। इसका संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। और ग्रुप जो है जो ऊपर से नीचे आता है उसका संख्या कितना है टोटल? 18। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। याद रखना आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।